नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ कल उत्तर प्रदेश में नया इतिहास रचेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे। बीजेपी ने गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज योगी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने की औपचारिकता भी पूरी हो गई। योगी को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। हालांकि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। योगी मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर न कोई कंफ्यूजन था, न कोई संशय था। अब सवाल सिर्फ इतना है कि योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, किस किस को ड्रॉप किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। यह खबर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल राइटर देवेंद्र पाराशर ने कंफर्म की है। उनसे अब और डिटेल में बात करेंगे। ये पूछेंगे कि किस किस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, क्या कोई नाम चर्चा में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेबी रानी मौर्य के नाम की चर्चा थी, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि उन्हें फिलहाल कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसकी जानकारी भी देवेंद्र पाराशर से डिटेल में लेंगे। अब तक जो पता चला उसमें बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कम से कम आधे मंत्री नए होंगे। नौजवानों को तरजीह मिलेगी। इसके अलावा पुराने अनुभवी नेताओं को भी दरकिनार नहीं किया जाएगा, तालमेल बैठाया जाएगा। यानी नौजवान और उम्रदराज नेताओं का संतुलन बनाने की कोशिश होगी। योगी की नई सरकार का चेहरा पिछली सरकार की तुलना में कितना अलग होगा, किस तरह से अलग होगा, कल योगी के साथ कौन कौन शपथ ले सकता है, योगी की दूसरी पारी में सहयोगी दलों का क्या रोल होगा, कितना रोल होगा, कितनी भागीदारी होगी, इन सब बातों को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन कौन से बड़े नेता मौजूद होंगे, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की बात में मिलेंगे। आज नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी जीत का राज खोला। योगी को जनता ने क्यों जिताया, योगी ने जीत का श्रेय किसे दिया और अब उनका टारगेट क्या है, यह मैं आपको डिटेल में सुनवाऊंगा। सब जानते हैं कि यूपी में योगी ने इतिहास रचा है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी को 5 साल शासन करने के बाद लगातार दूसरी बार जनता ने पहली बार सत्ता सौंपी है। बीजेपी ने योगी के नेतृत्व में यह करिश्मा करके दिखाया है। यूपी में कोई चीफ मिनिस्टर लगातार 2 बार इतने बड़े सपोर्ट से कभी नहीं जीता। योगी ने यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब चूंकि योगी की जीत ऐतिहासिक है, इसलिए योगी का शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता योगी की स्वेरिंग इन सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। इतने बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण का मतलब क्या है, इसका मैसेज क्या है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन इस वक्त वो सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकता है। जो 120 विधायकों की लिस्ट लेकर योगी कल दिल्ली आए थे, उसमें से किस किस के मंत्री बनने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो यह बताइए, बहुत दिन से चर्चा है कि योगी सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं, तो आपने बताया कि 2 होंगे, तो क्या जानकारी है आपके पास में? जी हाँ, बिल्कुल अजय जी, 2 डिप्टी सीएम होंगे। इससे पहले चुनाव नतीजों के बाद बहुत सारी अटकलें चली कि 3 डिप्टी सीएम हो सकता है या 4 डिप्टी सीएम हो सकता है। उसमें जाटो समाज का डिप्टी सीएम होना चाहिए। उसमें फिर बेबी रानी मौर्य के नाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो सारी चीज़ें अटकलबाजी थी। पार्टी के टॉप सोर्स से आज हमें इस बात की जानकारी मिली है कि योगी आदित्यनाथ की इस सरकार में भी डिप्टी सीएम का जो पुराना फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले को रिपीट किया जा रहा है और 2 डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा जिस बात की संभावना है, अगर नाम को लेकर बात करें, तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जो कि पिछली बार डिप्टी सीएम थे, बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की जताई गई कि शायद वही दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर रिपीट होंगे। मतलब एक चीज़ कन्फर्मेशन के साथ हमें ये बताया गया कि संख्या 2 होगी। दूसरा लाइकली बताया है कि जो नाम होंगे वो केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह होंगे। इसके अलावा कोई और डिप्टी सीएम नहीं होगा। जाहिर तौर पे पार्टी ये मैसेज देना नहीं चाह रही थी कि योगी आदित्यनाथ के नीचे बहुत ज़्यादा डिप्टी सीएम हो, जिससे परसेप्शन को लेके कोई ऐसा मैसेज आए कि सीएम के पद को कहीं कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। हालांकि अधिकार के हिसाब से देखें तो डिप्टी सीएम के अधिकार में कैबिनेट मंत्री के अलावा कोई और अधिकार नहीं होता, लेकिन परसेप्शन के लिहाज से निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है और शायद पार्टी उस तरह के भ्रम से बचना चाह रही थी, जिसके चलते यह तय किया गया कि पिछले फॉर्मूले को ही बरकरार रखा जाएगा। जी देवेंद्र जी, ये तो चलिए आपने अच्छी बात बता दी। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और जो 2 नाम है वो संभावित नाम है, वो पक्के नाम नहीं, ये भी मैं समझता हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे नामों की चर्चा है जो ऑब्वियस है,
जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ संकेत आपको मिले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब अलग अलग नेताओं से, जो कि वैसे नेता जो कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में दिल्ली में लगातार इन्वॉल्व हैं या फिर लखनऊ में इन्वॉल्व हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बहुत सारे संभावित नाम और लगभग तय नाम उनका ये कहना था, लेकिन ऑफिशियल सूची नहीं है। जो संभावना उनके बातचीत के आधार पर जो रही है वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हमने बताया, दिनेश शर्मा के बारे में बताया, इसके अलावा बेबी रानी मौर्य, श्रीकांत शर्मा जो कि पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, सुनील शर्मा जो कि साहिबाबाद से रिकॉर्ड मतों से इस बार जीते हैं, उनका नाम हमें बताया गया है, सिद्धार्थ नाथ सिंह जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री हैं, इस बार फिर से जीत के आए हैं, वो एक बार फिर से चेहरा होंगे। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हें सरकार में जगह मिल सकती है। असीम अरुण जो कि पुलिस अधिकारी हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं कन्नौज से, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलना लगभग तय हमें ये बताया गया है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ब्रजेश पाठक के बारे में भी हमें बताया गया कि एक बार फिर से योगी सरकार में वो मंत्री के तौर पर दिखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर महेंद्र सिंह जो कि योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी बताए जाते हैं, एमएलसी हैं, वो एक बार फिर से उन्हें जगह मिलेगी, ऐसी संभावना हमें बताई गई है। जितिन प्रसाद, अनिल राजभर की बात करें तो राजभर कम्युनिटी से आते हैं बनारस में, और जाहिर तौर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जिस प्रकार से राजभर वोट बैंक को लेकर बीजेपी को एक झटका दिया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश के तहत अनिल राजभर को जगह दी जाएगी, उन्हें चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार भी वो मंत्री थे, एक बार फिर से उन्हें रिपीट किया जाएगा। आशुतोष टंडन और मोहसिन राजा, इन दोनों के बारे में हमें बताया गया कि एक बार फिर से वो शपथ लेने जा रहे हैं योगी सरकार में। और राजेश्वर सिंह जो कि पुलिस अधिकारी रहे हैं और उनके अपने बैकग्राउंड के हिसाब से उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय हमें बताया गया है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो कि जाट नेता हैं, हालांकि जाटों में उस जोन से पश्चिमी जोन की बात कर लें तो उसमें 3 नाम पर विचार किया गया था। उसमें भूपेंद्र चौधरी के अलावा जो 2 नाम थे, केपी मलिक और योगेश धामा के बारे में भी विचार था, लेकिन बताया गया है कि भूपेंद्र चौधरी को एक बार फिर से जगह मिल सकती है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी क्योंकि एमएलसी हैं और एमएलसी का उनका जो टर्म है अभी 3 महीने का ही बाकी है, जाहिर तौर पर एक बार फिर से उन्हें नॉमिनेशन वाले कोटे से एक बार एमएलसी देना होगा, क्योंकि अभी जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है उसमें उनका नाम नहीं है। तो अगर भूपेंद्र चौधरी को बनाया जाता है उनकी सीनियरिटी के आधार पे, तो उन्हें साथ साथ एमएलसी भी आगे देना होगा। इसके अलावा जो सहयोगी पार्टी के नेता हैं संजय निषाद और आशीष पटेल, इन दोनों को भी कैबिनेट मंत्री दिया जाएगा, और साथ ही साथ जीएस धर्मेश और संदीप सिंह, इन दोनों को भी मंत्री बनाया जाएगा। रजत जी, तो देवेंद्र, जो नाम आप बता रहे हैं मैं समझता हूं ये संभावित नाम है, जो सोर्स बताने वाले हैं वो भी अंदाजा लगा रहे हैं, किसी के पास एक फाइनल लिस्ट नहीं है। तो हम दर्शकों को ये बता सकते हैं कि इन नामों की चर्चा हो रही है, तो कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, जिन्हें एडजस्ट करना जरूरी होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पे जैसे इन सारे नामों के अलावा भी अगर हम बात करें तो सतीश महाना की बात कर लें, उन्हें मंत्री बनाना निश्चित तौर पे पार्टी के लिए अहम रहेगा, क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं। सूर्य प्रताप शाही की बात कर लें तो पथरदेवा सीट से वो चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि सूर्य प्रताप शाही और AK शर्मा, इन दोनों के बीच एक टफ कंपटीशन था मंत्रिमंडल के बर्थ के लिए, और हमें ये बताया गया है कि उसमें जो फाइनल तस्वीर है वो अभी एकदम क्लैरिटी नहीं थी जब तक मेरी बातचीत हुई थी, तो वहाँ पर एक संदेश जरूर रहेगा। लेकिन सूर्य प्रताप शाही और AK शर्मा में से एक व्यक्ति तय रहेंगे कि इस बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में जगह पाएं। जो एडवांटेज वाली स्थिति दिख रही थी वो सूर्य प्रताप शाही को लेकर दिख रही थी। तो देवेंद्र, कुछ ऐसे नाम भी हो सकते हैं जो जातिगत समीकरण के आधार पर चर्चा में, जिनके बारे में लगता है ये अपनी जाति के बड़े नेता हैं, इनका प्रभाव क्षेत्र है, तो उनको मंत्रिमंडल में लेना जरूरी होगा। या बिल्कुल रजत जी, वो हर एक जोन में उस बात का ध्यान रखा जा रहा है। जैसे जाटों पर ही हम लोग बात कर रहे हैं तो जाटों का 2 जोन है पश्चिम यूपी में, एक तो बागपत मुजफ्फरनगर वाला इलाका और दूसरा इलाका जो कि मथुरा अलीगढ़ वाला इलाका है। अब ऐसे में बागपत मुजफ्फरनगर वाले इलाके से तो हमने उन नामों पे चर्चा कर ली। मथुरा वाले इलाके की बात करें तो वहाँ से 2 जाट चेहरे ऐसे हैं जिनमें से एक का मंत्री बनना तो तय है, दूसरा भी बन सकता है। जो नाम है 2, उसमें एक लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि बड़ा नाम है जाटों के नेता के लिहाज से, पिछली बार भी सरकार में वो मंत्री थे और एक बार फिर से उनकी जोरदार दावेदारी है। हालांकि उम्र उनके आड़े जरूर है क्योंकि उम्र उनकी ज़्यादा है। दूसरा जो नाम है वो माठ सीट से राजेश चौधरी जो कि पहली बार विधायक बने हैं, 8 बार के लगातार सिटिंग विधायक वो हरा कर आए हैं, जाट नेता हैं। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ उनमें बहुत पोटेंशियल देख रहे हैं, उस लिहाज से उनको लेकर भी जोरदार वकालत की गई थी पार्टी के कोर ग्रुप के बैठक में भी कि युवा जाट नेता को आगे करना चाहिए। तो उन 2 में से एक का मंत्री बनना तो लगभग तय रहेगा। मथुरा से जो दूसरा नाम है श्रीकांत शर्मा का, वो ऑलरेडी तय है। तो इस अलग अलग जोन के हिसाब से बात करें, कपिल देव अग्रवाल जो कि पश्चिम से आते हैं,
उनकी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरी तरफ पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के नामों को हमने देखा कि चाहे वो भूमिहार कम्युनिटी के हों या राजभर कम्युनिटी के हों, इन सारे नामों पर कम्युनिटी के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, प्रोफेशन के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, उस लिहाज से एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्टी को बखूबी मालूम है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ऐसी स्थिति में उन सारे समीकरणों को साथ करके एक मैसेजिंग दी जा सकती है ताकि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को कोई परेशानी ना हो। जी देवेंद्र, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और मैं समझता हूं कि आप जो बता रहे हैं ये संभावित नाम है, और क्योंकि मंत्रिमंडल तो आखिरी मिनट तक बनता बिगड़ता रहता है, नाम बदलते रहते हैं, जब तक शपथ नहीं ले लेंगे तब तक फाइनली कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन तो भी आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र पाराशर का कहना है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, तो संभावित नाम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा है। इनको दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और देवेंद्र ने यह भी बताया कि पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की संख्या बढ़ाकर मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को कम करने का मैसेज नहीं देना चाहती। और मुझे लगता है कि पार्टी को जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना होता है। और यह बात सही कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में पिछड़े वर्ग के नेताओं में बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा नाम है। पिछली बार तो इस बात की चर्चा थी कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा जब 2017 में चुनाव हुए थे। तब भी और इस बार भी उन्होंने चुनाव में जबरदस्त कैंपेन किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना चुनाव हार गए। उसके बाद भी पार्टी उन्हें मंत्री बनाएगी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएगी, तो यह बड़ी बात है। जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सैनी, दारा सिंह चौहान ने अचानक इस्तीफा दिया था और बीजेपी को पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश की थी, उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य ने अकेले मोर्चा संभाला था। शायद इसीलिए अपनी सीट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, चुनाव हार गए। लेकिन वह अभी भी विधान परिषद के मेंबर हैं और पार्टी अगर उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाती है तो इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उसका रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से उन नेताओं के नाम बता देता हूं जिनके बारे में देवेंद्र पाराशर ने बताया था कि उनका नाम कल मंत्रियों की लिस्ट में हो सकता है। देवेंद्र ने बताया कि सुरेश खन्ना को मंत्री बनाया जा सकता है। सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से विधायक हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1989 से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। आप सोचिए सीनियरिटी कैसी है, लगातार 9 बार असेंबली इलेक्शन जीत चुके हैं। ऐसे जमाने में जब बीजेपी का कोई बहुत प्रभाव नहीं था, वो कल्याण सिंह, राजनाथ और योगी तीनों सरकारों में मिनिस्टर रह चुके हैं, तो बहुत सीनियर हैं। हमारी भूमिका नेतृत्व तय करता है। हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। विधायक दल का समर्थन पेश किया गया है। जी। विधायक दल का समर्थन पेश कर दिया गया है मैडम, मोबाइल हटा लीजिए मैडम। सर्वसम्मत से योगी आदित्यनाथ जी नेता चुन गए। देवेंद्र पाराशर ने स्वतंत्र देव सिंह के नाम का जिक्र किया और मैं फिर से कह दूं ये संभावित नाम है, पॉसिबिलिटी है, कोई पक्की लिस्ट हमारे पास नहीं है। स्वतंत्र देव सिंह विधान परिषद के मेंबर हैं। इस समय 2019 से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उससे पहले योगी सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। और पहले उनका नाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद के लिए भी चल रहा था क्योंकि वो राज्य के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष हैं। लेकिन देवेंद्र पाराशर ने बताया कि संभावना यह है कि उन्हें एक मिनिस्टर बनाया जाएगा। देवेंद्र ने बात की श्रीकांत शर्मा की। उनका मंत्री बनना करीब करीब तय है। बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं, नौजवान हैं, मथुरा से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं और योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। बिजली की हालत यूपी में उन्होंने काफी सुधारी और बीजेपी ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया, काफी प्रचार किया इसका। तो देवेंद्र का कहना है कि श्रीकांत शर्मा मंत्री बनेंगे, इसकी पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। इलाहाबाद पश्चिम से दूसरी बार विधायक बने हैं। 2017 में इलाहाबाद पश्चिम से पहली बार चुनाव जीते थे और योगी की पिछली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती हैं और बीजेपी में युवा मोर्चा में रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। 2009 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए थे। अच्छा बोलते हैं, पार्टी का पक्ष अच्छी तरह से रखते हैं, तो उनको एडजस्ट किया जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। असीम अरुण के नाम की बहुत चर्चा है। कन्नौज से चुनाव जीते हैं। कन्नौज वो इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रभाव रहा है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 6000 से ज्यादा वोटों से हराया। 1994 बैच के आईपीएस अफसर रहे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे और चुनाव से कुछ ही दिन पहले वीआरएस लेकर बीजेपी ज्वाइन की। उनके पिता श्रीराम अरुण यूपी के डीजीपी रह चुके हैं
और उस इलाके में जहां से चुनाव जीते हैं काफी वेलफेयर के काम इन्होंने किए हैं। और पुलिस कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया, विधायक बन गए हैं। असीम अरुण ने कहा कि जनता ने स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का आदेश दिया है। अब तक योगी सरकार ने पुरानी दिक्कतों को दूर किया, अब नए माहौल में नए लक्ष्य को तेजी से हासिल करेंगे। असीम अरुण ने कहा कि वो परफेक्ट पर्सनैलिटी में यकीन नहीं करते, परफेक्ट सिस्टम में भरोसा करते हैं। अब सरकार परफेक्ट सिस्टम बनाएगी। ये बदलाव नहीं है, स्थायित्व है। और भारतीय उत्तर प्रदेश की जनता ने स्थायित्व के लिए वोट दिया है, क्योंकि पिछले 5 साल का योगी जी का काम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी टीम का काम लोगों ने बहुत पसंद किया और 5 साल के लिए पुनः जनादेश दिया कि आप काम करिए। जैसा योगी जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमारी प्रतिस्पर्धा अब हमारे ही पिछले 5 साल के काम से है। पिछले 5 साल में बहुत समय हमारा लगा एक बिगड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने में। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम 9वें पायदान से दूसरे पायदान पे पिछले 5 साल में पहुंचे। अब हम न सिर्फ पहले पायदान पे पहुंचेंगे, बल्कि एक बहुत ही एफिशिएंट इकोनॉमी और स्टेट बनाएंगे, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। जैसा मोदी जी का विजन है, उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। ऐसी बातचीत हुई और हमारे नेतृत्व ने, माननीय अमित शाह जी ने हम सब का जोश बढ़ाया और रास्ता दिखाया। पुलिस का एक्सपीरियंस कन्नौज सदर के विधायक के कितना ज़्यादा काम आएगा और कन्नौज के लोगों के कितना काम आएगा? काफ़ी काम आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमेशा कि पुलिस में भी सुपर कॉप नहीं, सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। तो हम किसी विभाग में अगर सोचते हैं कि बहुत ही एक होशियार तेज तर्रार व्यक्ति आ जाए, वो ठीक कर देगा, तो ऐसे जो होशियार तेज तर्रार लोग हैं उनको सिस्टम को पूरी तरीके से परिवर्तित करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ताकि एक एवरेज इंसान भी उस मजबूत सिस्टम के तहत काम कर पाए। जैसे पुलिस में 112 का सिस्टम है, उसमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि पीआरवी पे कौन बैठा है। वो पीआरवी एक प्रोसेस पे काम करती है। जो फ़ोन सुनने वाली हमारी लड़कियां हैं वो एक प्रोसेस में काम करती हैं, और अच्छे और मतलब बेस्ट में और वर्स्ट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इस सबक को लेते हुए सरकार के और भी बहुत से भागों में इसको लागू किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में जिन नामों की चर्चा है, जिन नामों की संभावना है, उनमें देवेंद्र पाराशर ने जिक्र किया था सूर्य प्रताप शाही का। सूर्य प्रताप शाही पत्थरदेवा सीट से विधायक तीसरी बार चुने गए हैं। अब तक वो योगी सरकार में कृषि मंत्री रहे थे। सूर्य प्रताप शाही मंत्री बनेंगे, इसकी काफी संभावना है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में नंद गोपाल नंदी का नाम भी है। इलाहाबाद दक्षिण से विधायक हैं। इससे पहले भी योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 2007 में पहली बार बीएसपी के विधायक बने थे और बीजेपी के बड़े नेता केसरीनाथ त्रिपाठी को उन्होंने हराया था। मायावती सरकार में मंत्री रहे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। अपने इलाके में उनका काफी प्रभाव है, इसलिए उनके नाम की काफी चर्चा है। एक और नाम जिसकी संभावना है, जिसकी चर्चा है, वो है आशुतोष टंडन का। लखनऊ पूर्व से विधायक हैं, लगातार तीसरी बार एमएलए बने हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया को हराया। बीजेपी के बड़े नेता स्वर्गीय लालजी टंडन के बेटे हैं, लेकिन अपने दम पर इस इलाके में इन्होंने अपना प्रभाव पैदा किया है। संजय निषाद सहयोगी दल है, निषाद पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं। इन्हें मंत्री बनाए जाने की पूरी संभावना है। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे भूपेंद्र चौधरी एक बार फिर से मिनिस्टर बन सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी विधान परिषद के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में बड़ा जनादेश देकर हमारे प्रति, पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। और निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र में हमने अपनी बातें कही हैं उत्तर प्रदेश को बेहतरी के लिए, उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। आखिरी सवाल ले लेता हूँ, फोन वगैरह आ गया सर कि नहीं शपथ के लिए? नहीं, अभी ऐसा कुछ अभी नहीं। काम के आधार पर चाहते हैं कि वो मौका फिर से मिले? नहीं, निश्चित रूप से हम तो पार्टी के लाभार्थी हैं। भाजपा जो आदेश करेगी वैसा करेंगे। रिपोर्टर्स कोशिश करते रहते हैं पूछने की, लेकिन किसी भी नेता के लिए कहना संभव नहीं होता। अगर उन्हें पता होगा तो भी शायद नहीं बताएंगे। बीजेपी का अनुशासन कुछ ऐसा ही है। देवेंद्र पाराशर ने भी अपने सूत्रों के हवाले से बताया कि कल योगी मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल किए जाने की संभावना है। तो ये सारे के सारे नाम संभावित हैं। ये वो नाम है जिनकी चर्चा है, लेकिन मैं इन्हें मंत्रिमंडल की फाइनल लिस्ट नहीं कहूंगा। आखिरी वक्त तक फेरबदल होता रहता है। मंत्रिमंडल की लिस्ट में कोई नाम जुड़ता है, कोई नाम ड्रॉप हो जाता है। और असल में जब मंत्रिमंडल बनता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कई पुराने नेता हैं, कोई 7 बार, 8 बार, 9 बार चुनाव जीतते आए हैं। पार्टी में उस जमाने से हैं जब सत्ता का नामो निशान नहीं होता था।
तो उनको मौका मिलना चाहिए। फिर यह देखना पड़ता है कि नौजवानों को अवसर दें ताकि पार्टी की आने वाली पीढ़ी तैयार हो। तो इसी का तालमेल कल आपको योगी के मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा, यह मैं आपको कह सकता हूं। नए पुराने के अलावा जातिगत समीकरणों का ध्यान रखना होता है। यूपी में आज भी जब किसी जाति के नेता को मंत्री बनाया जाता है तो अपने समाज में उसका कद बढ़ जाता है, उसके साथ वोट जुड़ते हैं। तो जैसे ही मंत्रिमंडल बनेगा तो आप देखेंगे बात होगी कितने ब्राह्मण बने, कितने ठाकुर बने, कितने जाटों को बनाया गया, कितने कुर्मी एडजस्ट किए गए, कितने ओबीसी, कितने दलित वगैरह वगैरह। सहयोगी दलों को कितना प्रतिनिधित्व मिला, और इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और कल योगी के मंत्रिमंडल में आपको इन सारे समीकरणों की छाप दिखाई देगी। आज योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो औपचारिकताएं पूरी होनी थी उसकी झलक भी देखने को मिली, और योगी का संकल्प क्या है, अगले 5 साल वो क्या करना चाहते हैं, उनके इरादे क्या हैं, यह भी आज देखने को मिला। आज बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में एक औपचारिकता पूरी हुई। योगी आदित्यनाथ को नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेश खन्ना ने रखा। सुरेश खन्ना के प्रस्ताव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा दोनों ने सपोर्ट किया, और इसके बाद बीजेपी की सभी विधायकों ने योगी के नाम पर मोहर लगा दी। ऑब्जर्वर के तौर पर अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। योगी को नेता चुने जाने की औपचारिकता पूरी हुई तो सबने योगी को बधाई दी, लेकिन योगी ने इस मौके पर संकल्प लिया। योगी ने कहा कि पार्टी ने जो भरोसा किया है उसे टूटने नहीं दूंगा, सेवक के रोल में जनता की सेवा करूंगा, न कर्तव्य पथ से डिगूंगा, न डरूंगा, न थकूंगा, न रुकूंगा, पूरी शक्ति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यूपी के 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की पहले कालखंड के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ होना है, लोक कल्याण संकल्प पत्र पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले जारी किया है। और यही नहीं, युवाओं के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उस आस्था का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है, जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की हैं, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा, एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में। एक देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए। हम शासन में आते हैं, मालिक बनने की भूल कभी न करें। एक सेवक के रूप में बहुत है, हम उस व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में हमारी भूमिका होनी चाहिए। पार्टी ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी की व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के तहत हम अपना योगदान देंगे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश तमाम मामलों में आज अग्रणी राज्य के रूप में देश के अंदर उभर करके आया है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ने का समय हमारे सामने है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा और यह संभव है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, सब कुछ यहां पर है। मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ
हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, विधायक दल और हमारे सहयोगी दल ने जो आज फिर से मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आपके साथ मिलकर के कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। योगी आदित्यनाथ जितने सख्त प्रशासक हैं जैसी उनकी छवि है, लेकिन वो बहुत भावुक भी हैं। और आज चूंकि ऐसा ही मौका था, पार्टी का प्यार, लोगों का सपोर्ट, इसने योगी को काफी भावुक कर दिया। योगी ने कहा कि यूपी का चीफ मिनिस्टर बनने से पहले वो कभी किसी प्रशासनिक पद पर नहीं रहे। सरकार चलाने का, सरकारी कामकाज का उन्हें कोई अनुभव नहीं था। वो तो मठ के महंत थे और एक साधारण सांसद ऐसे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक अभिभावक की तरह उन्हें गाइड किया, जिस तरह से उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया, उसी का नतीजा है कि वो पार्टी के वादों को, जनता की उम्मीदों को पूरा कर सके और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाए। जो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की, सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए, क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उसके परिणाम भी आए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में व्यापक निवेश हुए। उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का, और एक अभिभावक के रूप में समय समय पर जिस रूप में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, वो हम तभी संभव हो पाया। अन्यथा हम तो अनगढ़ लोग थे, कोई भी जानकारी नहीं थी। ये बात सही है, योगी आदित्यनाथ प्रशासन के लिए बिल्कुल नए नए थे, लेकिन 5 साल में जो उन्होंने प्रशासनिक क्षमता और जो कुशलता दिखाई है, इसने उनका सिक्का जमा दिया। योगी कल शाम दोपहर 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। योगी के शपथ ग्रहण के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मंच सज गया है, मेहमानों को इनविटेशन पहुंच गए हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच रहे हैं। योगी के शपथ ग्रहण से पहले कैसी तैयारियां हैं, ये जानने के लिए लखनऊ चलते हैं। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चलते हैं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह वहां मौजूद हैं और जैसा सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल पहुंचेंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह वहां होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे और बीजेपी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं उनके जो भी मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो सारे वहां पर मौजूद रहेंगे। और योगी के शपथ ग्रहण के लिए देश भर से साधु संतों को भी इनवाइट किया गया है। देश की कई जानी मानी हस्तियों को यहां बुलाया गया है। तो इस वक्त विशाल प्रताप सिंह उसी स्टेडियम के बाहर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जहां इन सब लोगों को बुलाया गया है। तो विशाल, क्या दिख रहा है उस स्टेडियम में, कैसी कैसी तैयारियां हैं, कैसा उत्साह है, कैसा जोश है?
रजत जी, इस समय हम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं। सीधे मैं तस्वीर दिखा देता हूं दर्शकों को कि किस तरीके का भव्य मंच बनाया गया है, ऐतिहासिक मंच बनाया गया है और इसमें एलईडी स्क्रीन जो लगाई गई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अब तक लखनऊ में इस तरीके का कोई भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम नहीं हुआ है। इसको लेकर के मंच पूरी तरीके से सज चुका है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों के साथ। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स इस पूरे स्टेडियम में लगाए गए हैं और इस पूरे स्टेडियम में अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि जो लोग स्टेडियम के किसी दूसरे कोने में बैठे हुए हैं उनको किसी भी तरीके की देखने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लखनऊ के जो 130 चौराहे हैं रजत जी, उनको पूरी तरीके से सजाया गया है और उसमें भी एलईडी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। इसके अलावा लखनऊ के जो 74 बाकी जिले पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी जगहों पर एलईडी वैन्स लगाई जा रही हैं सूचना विभाग की तरफ से कि जो लोग दूर दराज के इलाकों से, जिलों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं आ सकते हैं वो भी कम से कम इसका सजीव प्रसारण देख सकें। तो सबको इंतजार है कल का, जब 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अपने संगठन के लोगों के साथ, अपने सरकार के दूसरे सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे और सबको इंतजार है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल जब शाम 4 बजे यह भव्य समारोह इसी स्टेडियम में आयोजित होगा। आप ठीक कह रहे हैं विशाल, सबको इंतजार रहेगा और आप जब वहां से रिपोर्ट करेंगे वो भव्य समारोह, उसका भी सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 5 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने खुद बताया कि उन्हें प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। असल में उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें अचानक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रशासन का अनुभव भी है, कुशलता भी है, जानकारी भी है। यूपी का पूरा चुनाव योगी के नाम पर, उनके काम पर लड़ा गया था, इसलिए इस बार चुनौती और भी बड़ी है। योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत है उनकी क्लीन इमेज। 5 साल में उन पर किसी तरह की बेईमानी का, किसी तरह के पक्षपात का, किसी तरह की अनैतिकता का आरोप नहीं लगा। उनके विरोधियों ने भी यह कभी नहीं कहा और यह बड़ी बात है। योगी की दूसरी बड़ी ताकत है एक सख्त प्रशासक की छवि। उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना डिगे, बिना रुके माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया। पुलिस फोर्स को विश्वास दिलाया कि वो खुलकर काम करें, उन्हें मुख्यमंत्री का प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना भरी। योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा गुण है बिना थके, बिना आराम किए दिन रात काम करते रहना। इस मामले वो वाकई में योगी हैं। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत मेहनत से सरकार चलाई और जब जब चुनाव हुए तो अलग अलग प्रदेशों में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में पसीना बहाया। अब योगी आदित्यनाथ पर 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा और दूसरा 2024 के चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत की इबारत लिखनी होगी। योगी जानते हैं कि यूपी की जीत मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। इसलिए कल योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह एक मेगा इवेंट होगा और इस ग्रैंड इवेंट की एक एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक एक एक्सक्लूसिव जानकारी आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। इसके लिए हमने काफी तैयारियां की हैं। कल सुबह 10 बजे से लगातार आप इंडिया टीवी देखिए। इंडिया टीवी की कवरेज विशाल होगी, भव्य होगी। योगी आदित्यनाथ कल मुख्यमंत्री बनेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने आज ही काम शुरू कर दिया चीफ मिनिस्टर बनते ही, और पहला फैसला उन्होंने किया उस पर अगले कुछ महीनों तक खूब चर्चा रहेगी। पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। धामी ने चुनाव से ठीक पहले यह कहा था अगर सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और आज कैबिनेट की पहली मीटिंग में पुष्कर सिंह धामी ने यह वादा पूरा किया, इस दिशा में पहला कदम उठाया। धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बना दी गई है और इसमें सभी धर्मों और समुदाय के लोग होंगे। यह ड्राफ्ट कमेटी जो रिकमेंडेशन देगी उस पर विचार के बाद सरकार उसे लागू करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यह बात कह चुकी है कि देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का वक्त आ गया है। ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड
उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी और हमारी सरकार उसको लागू करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी राज्य सरकारों के लिए इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सकती हैं और केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती हैं। साथ ही बीच बीच में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी इस पर लगातार नाराजगी व्यक्त की गई थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने तय किया, आज हमारी सरकार ने, आज मंत्रिमंडल ने हमने तय किया कि हम जल्द से जल्द इसको लागू करेंगे और आज मंत्रिमंडल ने हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव ये पारित कर दिया है। जैसे ही मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में पहला कदम उठाया तो उम्मीद के मुताबिक इसका विरोध भी शुरू हो गया। सबसे पहला रिएक्शन आया कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी ने कहा संविधान में तो और बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को सेलेक्ट करती है जिस पर कंट्रोवर्सी हो और पोलराइजेशन की संभावना हो। भारत के संविधान के चैप्टर 4 के अंदर आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। सिर्फ आर्टिकल 44 नहीं है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर गरीब आदमी का स्तर बढ़ाने की बात है, कानूनी व्यवस्था ठीक करने की बात है, बेरोजगारी की बात है, शेड्यूल कास्ट की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड नजर आता है क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल इशू है। अगर आपको बनाना है, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठिए, रिलीजियस लीडर्स के साथ बैठिए, कंसेंसस कीजिए। ईवीएम की सीढ़ी पर चढ़कर अगर आप सत्ता तक पहुंच गए हैं, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आप डिक्टेटर बन जाएं, डिक्टेटराना तरीके से काम करें। देश के लोकतंत्र को कमजोर मत कीजिए। समाजवादी पार्टी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। अबू आजमी ने कहा अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगी तो राजनीति नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड सरकार का फैसला भी इसी सिलसिले में एक कड़ी है। बीजेपी के पास कोई भी विजन नहीं है। जब से आए सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुस्लिम हिंदू करके ये सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं। देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये गलत फिल्में बनवा करके लोगों के अंदर जोश ला रहे हैं। एक आपस में हिंदू मुस्लिम की नफरत दिन रात बढ़ाने में लगे हुए, उसी का एक हिस्सा ये भी है। हमारा धर्म का संविधान जो बना है वो रहेगा, रहती दुनिया तक रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मुल्क का संविधान जो है ना, जो नए नए प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, पॉलिटिक्स होती है, पार्लियामेंट में, असेंबली में, संविधान में अमेंडमेंट होता रहता है। ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी। वो तो कर ही रहे हैं ना मनमानी। उनके पास देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट और असेंबली में सर गिना जाता है, मेजोरिटी है तो फैसला होता है। अब जब मेजोरिटी से फैसला होगा, संविधान से फैसला नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। तो मैं ऐसे फैसले की मुखालफत करता हूं, उसका विरोध करता हूं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जहीर अब्बास रिजवी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना उतना आसान नहीं होगा जितना बीजेपी सोच रही है। ये मसला बड़ा टेढ़ा मसला है, आसान नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए कि यहाँ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख धर्म के मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं यहाँ रहने वाले, और कुछ यहूदी भी होंगे यहाँ रहने वाले, और दूसरे ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, खासकर आदिवासी हैं। इन सब के अपने अपने आईनी कानून हैं। अब देखना यह है कि भाई ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकेगा। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहां पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई हैं। आज ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले के उस गांव का दौरा किया जहां 21 मार्च को 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। ममता बनर्जी के जाने का बड़ा असर हुआ। 2 बातें दिखाई दी। एक, इस भयानक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनवरुल हुसैन को पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़ लिया, और दूसरा ये कि ममता के पहुंचने से
पीड़ित परिवार को सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बात करने का मौका मिला, अपनी बात कहने का अवसर मिला। वैसे तो पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी। जिन लोगों के घर जलाए गए उनके रिश्तेदारों ने ममता बनर्जी को बताया कि अनवरुल हुसैन उस भीड़ को लीड कर रहा था जिसने बस्ती में आग लगाई, और उसके बाद ममता बनर्जी ने डीजीपी को वहीं खड़े खड़े निर्देश दिया कि अनवरुल हुसैन को तुरंत पकड़ा जाए, और 2 घंटे के अंदर वो पकड़ा भी गया। हालांकि बगटोई गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद ममता ने माना कि पुलिस की लापरवाही से इतनी बड़ी, इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक वारदात हुई। ममता बनर्जी ने अफसरों को डांट लगाई और यह भी कहा कि अगर वक्त पर एक्शन लिया गया होता तो 8 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जिन परिवारों को वालों के लोग जिंदा जल गए, उनके रिश्तेदारों ने ममता बनर्जी को बताया कि उन्होंने पुलिस से कई बार शिकायत की थी, पहले हुई घटनाओं के बारे में बताया था, धमकियों के बारे में बताया था, और यह भी बताया था कि तृणमूल कांग्रेस का ही एक नेता गुंडागर्दी कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत अनसुनी कर दी और यह घटना इसी वजह से हुई। इसी के बाद ममता ने मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए। আপনাদের যেটা ডিমান্ড আমি যেটা শুনেছি, এক হচ্ছে আমি পুলিশকে বলবো, পুলিশের কে আছে এখানে? ডিজি আছে। ওয়্যার ইজ ডিজি? আমি ডিজিকে তো এখানে পাঠিয়েছিলাম। আনারুল আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট, বাট তাকে কমপ্লেন করেছিল ওরা, কিন্তু সময় মতো পুলিশ পাঠায়নি, ওকে অ্যারেস্ট করা হবে। তার কারণ হচ্ছে অ্যারেস্ট করে কেন পুলিশ পাঠায়নি সময় মতো, পাঠালে ঘটনাটা নাও ঘটতে পারত, এটা দেখতে হবে। 2 হচ্ছে এখানকার যে এসডিপিও ছিল, তিনি ঘটনা যখন দেখলেন একজন খুন হয়ে গেল, খুন হয়ে যাবার পরেও তার প্রিকশন নেওয়া উচিত ছিল যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে। আর এখানে আগেও এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তাই তো? আগেও খুন হয়েছে এই গ্রামে, আগেও অনেক সেটা एसडीपीओ तो दायित्व पालन करेनी, आईसीओ तो दायित्व पालन करेनी। ममता बनर्जी ने इधर आदेश दिया, उधर 8 लोगों को जिंदा जलाने वाली भीड़ को लीड करने वाला पकड़ा गया। जो शख्स 3 दिन से पुलिस की गिरफ्त से दूर था, वो 2 घंटे में पकड़ में आ गया। अब सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्या पुलिस को ममता बनर्जी के आदेश का इंतजार था? समझने वाली बात यह कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं होता। जिस हैवान पर 8 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है, असल में वो अनवरुल हुसैन रामपुर हाट ब्लॉक में तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष है, यानी उस इलाके का इंचार्ज है। तो फिर पुलिस अनवरुल हुसैन पर हाथ कैसे डाल सकती थी? इसीलिए पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ लिया, लेकिन जिस पर आग लगाने वाली भीड़ को लीड करने का आरोप था, पुलिस उस शख्स तक पहुंच नहीं पाई या कहीं जानबूझकर नहीं पहुंची। जब खुद ममता बनर्जी ने आदेश दे दिया, कहा उसे गिरफ्तार करो, तो पुलिस ने 2 घंटे के भीतर अनवरुल हुसैन को तारापीठ इलाके से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जब पीड़ित परिवार अनवरुल हुसैन का नाम ममता बनर्जी को बता रहे थे, उसके बाद भी ममता बार बार यह कह रही थी कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की साजिश में बाहरी लोग शामिल हैं। যে কোনো সময় তাদের বাইরে থেকে গুন্ডা নিয়ে এসে কেউ অ্যাটাক করতে পারে, বহিরাগত বৃহত্তর কনস্পিরেসি আছে এখানে। সুতরাং এইখানে করে পিকেটিং রাখতে হবে। সকালবেলা রাখলাম, দুপুরবেলা পালিয়ে গেলাম হবে না, কন্টিনিউ করবে। 2 হচ্ছে যারা হসপিটালে আছে, পুরো ট্রিটমেন্টের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ভালো করতে হবে। আমি 60% যে পুড়েছে তাকে আমি কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম হেলিকপ্টারে করে, কিন্তু ওর জার্কিং এ শরীর খারাপ হয়ে যেতে পারে, তাই ডাক্তাররা অ্যালাউ করেনি। তাই আমরা এখানে এক্সপার্ট টিম পাঠাচ্ছি যাতে তার চিকিৎসা হয়। ইমিডিয়েট তাদের ডিএম কোথায়? ইমিডিয়েট তাদের 1 লাখ টাকা করে দেবে, তারা যাতে ঘর বাড়িগুলো সারাতে পারে। আজকেই দেবেন? হ্যাঁ, আপনি নিয়ে এসছেন তো? আচ্ছা, আমি দাঁড়ান, আগে দাঁড়ান না। সাজা বলে দেওয়া হয়েছে, এই সাজা বলে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। জীবনের বিকল্প কখনো টাকা হয় না, জীবনের বিকল্প কখনো চাকরি হয় না, আমি জানি এটা ভাই। তবুও মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। যে চলে যায় তার পরিবারগুলো কি করবে? তার পরিবারগুলোকে দেখতে হয়, এটা আমাদের মানবিক কর্তব্য। তাই আমি যেটা ঠিক করেছি এখন আপাতত ওরা 1 লাখ টাকা করে বাড়িগুলো তৈরি করার জন্য দিক, আর 5 লাখ টাকা করে আপনাদের হাতে দিক। আর আপনারা যে 10টা পরিবারের কথা বলেছেন, পরিবারের 10 জনকে একটা করে চাকরি আমরা করে দেবো। ममता बनर्जी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये अपराध किया उन्हें सजा मिलेगी।
फिर ये भी कहा कि जो मरीज हैं उनका इलाज सरकार के तहत मुफ्त में कराया जाएगा, जिनके परिजनों को जिंदा जला दिया गया उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, नौकरी दी जाएगी। ये सारी बातें अच्छी हैं, करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के परिवार वालों को जिंदा जलाया गया उनका दर्द कम नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि अच्छी बात है, ममता बनर्जी मौके पर गई, पीड़ितों से मिली, पुलिस की गलती मानी। लेकिन आज ममता बनर्जी के दौरे से पहले बगटोई गांव की जो तस्वीरें इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने भेजी, उन्हें देखकर हैरानी हुई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लोग किस तरह से काम करते हैं, ये देखकर दुख हुआ। ममता बनर्जी 8 लोगों की विभत्स और दर्दनाक मौत पर शोक जताने गई थी। जिंदा जल चुके इंसानों की राख हुई पूरे गांव में बिखर रही थी। गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ममता के स्वागत की तैयारी ऐसे की जैसे ममता किसी रैली में आ रही हो, किसी जलसे में आ रही हो। ममता बनर्जी के स्वागत में पोस्टर लगा दिए गए, बड़े बड़े गेट बना दिए गए, और सिर्फ बगटोई गांव नहीं, वहां तक पहुंचने के पूरे रास्ते पर ऐसे पोस्टर बैनर लगाए गए थे। पोस्टरों में ममता बनर्जी के अभिनंदन की बातें लिखी गई थी, गांव की सड़कें चमका दी गई थी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख आज भी बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने इस घटना की जांच सीबीआई या एनआईए को सौंपने की बार बार मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार इसका विरोध कर रही थी। सरकार की तरफ से बताया गया कि जांच सही तरीके से हो रही है, आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा दी गई है, सेंट्रल फॉरेंसिक लैब की टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। लेकिन पिटिशनर कह रहे थे अब तक पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक जांच रिपोर्ट पेश की गई है। यह भी कहा गया कि गांव में फिलहाल सिचुएशन तनावपूर्ण है और इतनी जल्दी हालात सुधरना संभव भी नहीं है। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व रखा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि ममता सरकार को अपना बचाव करने के बजाय इस घटना से सबक सीखना चाहिए। बर्निंग ऑफ पीपल अलाइव इन डेमोक्रेसी इन दिस मैनर इज वेरी पेनफुल, very shameful. I appeal to the government to learn the lessons rather than offer just a defense. It is so easy to hurl stones, abuses, innuendos against the governor. आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को दे दी। फॉर्मर पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में 5 एफआईआर दर्ज हैं। अब तक इनकी जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी। असल में परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उनसे जुड़े सभी केसेस को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार इसका कड़ा विरोध कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बीच कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है और यह बहुत गंभीर मामला है जिसकी जांच गहराई से की जानी चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील ने आरोप लगाया कि परमबीर सिंह कई महीनों से फरार थे। वो तभी सामने आए जब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसने फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों पर गौर किया है, इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने ही परमबीर सिंह को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया था। परमबीर उनके चहेते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया जब महाराष्ट्र सरकार के लिए परमबीर सिंह सुपर कॉप से कॉन्स्पिरेटर कॉप बन गए। उन्हें पद से हटाया गया, उनके खिलाफ तमाम पुलिस थानों में केसेस दर्ज हुए। फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला। जब प्रोटेक्शन मिला तो महाराष्ट्र के नेताओं ने शिकायत की कि परमबीर सिंह को तो प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर अनिल देशमुख और प्रेजेंट मिनिस्टर नवाब मलिक जेल में हैं, उन्हें किसी कोर्ट से राहत नहीं मिल रही। लेकिन इसका मतलब यह लगता है कि अदालत समझती है दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस पुख्ता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि परमबीर सिंह को महाराष्ट्र में न्याय नहीं मिल सकता, इसीलिए अदालत ने उनके सारे केसेस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।